हूँ। बस आप सभी लोग अपना ये आशीर्वाद बनाइए कि आने वाले बहुत ही कम सालों के अंदर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं पोस्टिंग लूँ। अनिल सर भी उसी ज़िले के अंदर कहीं ना कहीं मुझे मिले और हम लोग एक साथ ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पे वर्क करें, क्राइम को कंट्रोल करें, सोशल वर्क करें और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बस आप सब लोग मिल करके ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, दुआ करिए कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले समय में सर भी साथ में हों और हम भी किसी न किसी ज़िले के अंदर तैनात हों और हम सब लोग जो है मिल करके लॉ एंड ऑर्डर पूरा वर्क करें। वैसे साथियों, आज की ये वीडियो लाइव इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने एक कविता लिखी है। वो कविता मैं आपको पढ़ के इस वीडियो में लाइव सुनाऊंगा। वैसे कहा जाता ये है कि पुलिस और वकील का 36 का आंकड़ा होता है, इनके बीच में बहुत 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस और वकील या ये कह लो कि पुलिस विभाग या जुडिशरी डिपार्टमेंट दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों का ही काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो साथियों, पुलिस प्राइमरी फंक्शन करती है, हम सेकेंडरी ऑप्शन करते हैं, लेकिन हम टोटल मिला करके सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। तो साथियों, एक कविता लिखी है मैंने, वो आपको मैं सुनाता हूँ। सबसे ऊंचा और सर्वोत्तम बल है कानून, देश की तरक्की में शांति का दूत है कानून। धर्म की नगरी में राम का केवट है कानून, मन से जुड़ो देश का सेवक है कानून। धर्म की गाड़ी का एक पहिया है कानून, जुड़ गए इस पहिए से तो मोक्ष देता है कानून। भटक गए अधर्म के पहिए में तो दंड देता है कानून। अभद्र और अशांति का इलाज कर देता है कानून। जो अपने आगे किसी की ना सुने वो है कानून। थाना कोर्ट कचहरी जो चलाता वो है कानून। जो सबकी पहले सुन ले फिर अपनी सुनाए वो है कानून। संविधान को मान लो कल्याण तुम्हारा कर देगा कानून। बहुत बढ़िया, क्या बात है। उदास लोगों के दिल का रकीब है कानून। बहुत परखा और समझा मेरे दिल के करीब है कानून। हारे हुए सताए हुए पिछड़े हुए का अभिमान है कानून। राहुल की तुम मान लो, अरे राहुल और अनिरुद्ध सर की तुम मान लो। इस देश की आन मान और शान है कानून। इस देश की आन मान और शान है कानून। साथियों, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, तुम तो लिखता भी अच्छा है। साथियों, ये कविता मैंने खुद अपने कलम से लिखी जब मैं लॉ कर रहा था। लॉ करने के बाद में जब मेरे 3-4 साल बीते, लगभग 50-60 लॉ किताबें पढ़ चुका था अलग अलग कैटेगरी की। पढ़ने के बाद में जिस चीज़ को मैंने महसूस किया, समझा, और पिता मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनके फंक्शन को समझा, और एक आईएएस का फंक्शन समझा, एक जुडिशरी का फंक्शन समझा। तो उसको समझने के बाद, महसूस करने के बाद में इंसान किस तरीके से कोर्ट के चक्कर काटता है, पुलिस लाइनों के चक्कर काटता है, सिर्फ इसलिए कि उसको न्याय मिलेगा, उसको भरोसा है कि उसको न्याय मिलेगा। तो उसको महसूस करने के बाद में मैंने एक कविता कानून के ऊपर लिखी थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह वीडियो हर कानून पर भरोसा करने वाले पर, जो इंसान पीड़ित है उस तक, या जो कानून को मानता है या कानून का रखवाला है उस तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उसे भी एक कविता सुनने के बाद में अच्छी लगे। और सर के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, वैसे तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन इन्होंने जो मुझे इज्जत दी है, जो मान सम्मान दिया है, अपने साथ इस वीडियो में मुझे शेयर किया है, मैं इसका आभार चाहे अपने शब्दों से कितना ही प्रकट करूं, वो प्रकट नहीं कर सकता हूं। इनका एहसान है। इनकी नहीं, कोई एहसान नहीं है, छोटे भाई हो तुम। सच्चे दिल से आप किसी चीज़ को चाहिए। शाहरुख खान साहब का डायलॉग है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपसे लग जाती है। आप जब शिद्दत से चाहेंगे, अंदर से चाहेंगे कि आपको सर से मिलना है, सर के दर्शन करने हैं या सर से कुछ बातें करनी हैं, आपको वो मौका ईश्वर ज़रूर प्रकट करेगा। हम भी काफ़ी टाइम से मिलना चाहते थे, काफ़ी टाइम से बात करना चाहते थे। मेरी तो यूट्यूब लाइव में और इंस्टाग्राम लाइव पर बातें होती थी। आप सोचिए, मेरी तो इनसे पर्सनल कई बातें नहीं होती थी। इंस्टाग्राम लाइव पर और फेसबुक लाइव पर जैसे आप लोग बातें कर रहे हैं, यूट्यूब लाइव पर वैसे मैं बातें करता था, मिलना चाहता था। लेकिन एक चाहत थी अंदर से कि कभी ना कभी मुलाकात होगी, और जिस दिन भी मुलाकात होगी, मुलाकात ज़बरदस्त होगी। और ये ज़बरदस्त मुलाकात आप लोग इस लाइव वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त मुलाकात हम लोगों की है। इत्मीनान से मिले हैं, फुर्सत से मिले हैं, टाइम से मिले हैं, और आपसे बातें भी हो रही हैं। तो जो भी इनके चाहने वाले हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, आप सच्चे दिल से चाहिए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और सर का नेचर ऐसा है कि आप जब भी आएंगे 24 आवर्स में किसी भी टाइम, अगर सर फ्री हैं तो आपको टाइम ज़रूर देंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस दिल से चाहिए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। अटेंडम किए हैं तो भी
धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जिन तक पहुंच जाता है मैसेज। यूपी पुलिस सर, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल LLB कर सकता है? डेफिनेटली पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, किसी भी पद का आदमी कर सकता है। उसकी एज 46 या 45 से कम होनी चाहिए। उसके लिए आप एक विभाग में एप्लीकेशन दे दीजिए, परमिशन ले लीजिए और आप कर सकते हैं। लेकिन LLB करने के लिए, BLLB करने के लिए, लॉ ग्रेजुएट होने के लिए एक रूल कंपलसरी है BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि आप LLB या लॉ ग्रेजुएशन प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्टडी लीव मिलती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। आपको रेगुलर ही करना होगा। पहले ये हो जाता था कि प्राइवेट हो जाता था एक तरीके से, और जिस टाइम पर आप लॉ ग्रेजुएशन करेंगे उस टाइम पर आप कोई अदर वर्क नहीं कर सकते हैं, वरना आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। हाँ, लेकिन पहले हो जाता था। मैं देख रहा था, मैं जौनपुर में था तो हमारे मास्टर साहब थे, मेरी वहीं पोस्टिंग थी, वहीं लॉ कॉलेज था जफराबाद में ही, मैं वहाँ 1.5 साल रहा। तो वो कहते थे कि एडमिशन ले लीजिए, आप पढ़ लिया करिए और लॉ भी कर लीजिए। मन था मेरा, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाया। तो जो कह रहे हैं वो सही है, आपको स्टडी लीव लेनी पड़ेगी। ठीक है, स्टडी लीव मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ले लीजिए स्टडी लीव। उसका एक प्रोसेस है, शायद 1 साल पहले आधी सैलरी मिलती है, फिर 1 साल लीव विदाउट पे होता है। तो कर सकते हैं अगर आपके मन में है इच्छा कि आपको लॉ भी करना है। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती ना, कि सैलरी भी आप ले लें और 2 साल आप पढ़ाई भी कर लें, नौकरी में भी ना रहें। मेरे को इतना समझ नहीं आता है। एक राहुल, तुम बैठे हो तो और बता रहा हूँ, ऐसे ही कहेंगे कि सर आप फिल्म कैसे कर सकते हैं आप पुलिस में? अरे भाई, अदगत गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए, वही वाली हालत है आप लोगों की, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की। हर चीज़ का कानून है, हर चीज़ का नियम है। पुलिस में स्पोर्ट्स, नाट्य कला जिसमें फिल्म आती है, चित्रकला, फोटोग्राफी, ये सब अदर एक्टिविटी का प्रोविज़न है, आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर विभाग का अपना इज्जत बढ़ती है उससे, कि अरे हमारा बंदा एक उस क्षेत्र में अभी मेडल भी लाया, खिलाड़ी भी है। जैसे आर्मी में डबल ट्रैप में हर्षवर्धन सिंह राठौर साहब थे, अभी भी कोई एक लाया। इस तरीके से सारी चीज़ें पुलिस में बहुत सारे हैं। रेसलर्स हैं, अनुज चौधरी साहब हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाए हैं। महेंद्र देव हैं, जिम्नास्ट। इसी तरह फोटोग्राफी में हैं श्रीलाल शुक्ल साहब, जिन्होंने राग दरबारी लिखी, वो एडीएम सिटी थे प्रयागराज के। तो IAS कभी हैं, IRS अश्वनी पांडे, उन्होंने 2 किताब लिखी हैं। इसके पहले उन्होंने इलाहाबाद ब्लूज़ लिखी थी, अभी उन्होंने सेम पिंच लिखी है। तो ये सारे उसके अंदर आती हैं, और इसमें बहुत नहीं पता है तो फालतू के कमेंट नहीं करना चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है कि अब तो जो बॉलीवुड है वो भी सपोर्ट करता है कि हर कोई डिपार्टमेंटल है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का, वो स्टेज शो करे। आप टीवी पे ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखते हो, हाँ, जैसे आर्मी वाले जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, गाना गाने पुलिस वाले जाते हैं, वो जा करके स्टेज पर बाकायदा परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं। इससे डिपार्टमेंट का बहुत मान बढ़ता है। और अनिल सर जो भी एक्टिंग करते हैं या फिर लाइव आते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे यूपी पुलिस डिपार्टमेंट का नाम भी होता है और इनकी भी अपनी पहचान इस डिपार्टमेंट के अंदर है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट बैठ गया, मेरा तो सच में गला दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ आज 3-4 टाइम गरारे करूँगा तभी होगा। ये परसों ईवीएम के लफड़े में रात भर में जागता रहा, वो हल्ला होता रहा, उसी में गला मेरा चला गया ये बनारस में। अच्छा सर, अगर आपकी रिक्वेस्ट हो तो एक कविता इन लोगों को हाँ, सुना दो। एकदम। ये कविता उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रतियोगी हैं। इनको तुम डायरी में ही मत रखो, इनको लिख के किताब पे तो दो ही, तुम अपना संग्रह करते रहो। एक काव्य छपवाना बाद में। अभी इनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे, पहले किताबें होती थी, अब वो डिजिटल माध्यम है। जैसे आप हमारे में देखोगे, बहुत सारे, हम ट्विटर पे अगर तुम फॉलो करते हो तो हमारे में साहित्य पंक्तियाँ से लेके बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, BO हिंदी है, ऐसे करके अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप उनको दीजिए, वो आपका छापेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी है कविताओं का, वो बनारस का भी है। तो आप इस सब पे दीजिए तो ज़्यादा लोग पढ़ें, आपकी प्रतिभा को समझें। शब्दों में जो रहता है ना, वो देख के भी चित्रण नहीं हो पाता। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने जब चित्रलेखा पढ़ा स्टूडेंट लाइफ में, तो चित्रलेखा की खूबसूरती का वर्णन और पाप पुण्य की वो व्याख्या जैसे कई दिनों तक मेरे दिमाग में चलती रही। ऐसे ही मैं एक सिनेमा का बताऊं, मैंने बॉम्बे फिल्म देखी, तो बॉम्बे फिल्म देखने के बाद कई दिनों तक मेरे दिमाग में बॉम्बे फिल्म चलती रही। तो एक इम्प्रेशन होता है जो आता है, मैं कहता हूँ लाइफ के एंड तक जाता है वो। तो इसी तरह आप इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूर यूज़ करिए, अपनी कविताओं का सुनाइए। राहुल, आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रतियोगी हैं और तैयारी करते हैं किसी न किसी गवर्नमेंट सर्विस की,
और कहीं ना कहीं उनके मन में चाहत होती है कभी ना कभी कामयाब होंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी कि पैसों की कीमत क्या है, जो आज का टाइम है उसके ऊपर। अब तो तुम पैसे कमाने लगे हो ना, पैसों को पानी की तरह बहाने लगे हो ना। मत भूलो रोए थे बचपन में पिकनिक के लिए, आज शराब और जुए में पैसा उड़ाने लगे हो ना। अब तो तुम पैसा कमाने लगे हो ना। अब हर दिन जश्न मनाने लगे हो ना, दावते जश्न में रंगरलिया दिखाने लगे हो ना। मत भूलो सोए थे कभी भूखे पेट तुम, आज बचा हुआ खाना नालियों में बहाने लगे हो ना। अब तो तुम पैसा कमाने लगे हो ना। बहुत बढ़िया। अब तो जहाज़ों की तरह उड़ने लगे हो ना, चमचमाते कपड़े पहनकर चलने लगे हो ना। मत भूलो तरसे थे कभी साइकिल के लिए, अब हर तरफ घमंड अपना दिखाने लगे हो ना। अब तो तुम पैसा कमाने लगे हो ना। रुतबा शान शौकत अपनी दिखाने लगे हो ना, अपनी ज़ुबान से आग बरसाने लगे हो ना। मत भूलो उस खुदा की खुदाई तुम, अब तो सबको औकात दिखाने लगे हो ना। अब तो तुम पैसा कमाने लगे हो ना, अब तो तुम पैसा कमाने लगे हो ना। साथियों, ये कविता सुनाने का सिर्फ एक ही मोटो था, एक ही इंटेंशन था यार राहुल, तुम तो अच्छा लिखते हो। लाइफ में कभी भी आप किसी भी पद पर कामयाब हो जाना, किसी भी जगह पहुंच जाना, कितने भी शान शौकत पैसा कमा लेना, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि नाचीज हो आप, मिट्टी के बने हुए हो आप, कठपुतली हो आप, खाकसार हो आप। इसके ऊपर एक शेर है, हुबाबे बहर को देखो किस कदर सर उठाता है, तकब्बर बुरी से है पल में टूट जाता है। समुंदर के झाग से जब बुलबुला उठता है तो सोचता है वो समुंदर से ऊपर है, उस क्षणिक जीवन में है उसका टूट जाता है। उसी तरह आप इंसानों के बीच में इंसान बने रहो। राहुल का जो सार है, अति मानव बनने का प्रयास मत करो। राहुल, तुम्हारा मैं एक मिनट और लूँगा इसमें। तुमने जो तुम्हारी कविता पढ़ रहा था तो मेरे को उसमें एक अपना यूनिवर्सिटी का याद आया। अभी आपके समय में तो पेटीएम हो जाता है, फ़ोन है, बैंक में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तब बैंक अकाउंट भी उतने नहीं होते थे। हम लोग पढ़ते थे तो कोई घर से आता था तो कैश पैसे लेके आता था। महीने का जो होता था ना कि मैस में जमा करना है, कुछ अपने पॉकेट मनी, कुछ बुक्स लेनी है, इसके लिए आता था घर से पैसा। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा पैसा आने में लेट गया। मैं थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का आदमी, मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, तो खाने का तो मैस में चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाश्ते का प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उस ज़माने में 54-58 बच जाती थी तो रख देते थे, जैसे नहीं कुछ गए परचेजिंग किए, उसमें 54 बच गई है, 58 बच गई, तो ले आके ऐसे मेरे पास 12-14 रुपए की चिल्लर थी, उसमें 2.5 रुपये का एक बड़ा ब्रेड पैकेट आता था। तो वो आने में टाइम लगा, तो उस चिल्लर का मुझे इतना यूज़ मिला, इतना यूज़ जिसको आप समझ नहीं सकते। मैं उसी की ब्रेड ले आता था और बढ़िया तवे पे शुद्ध घी में लगा के, सेक के, नमक लगा के खा लेता था, लेकिन मांगा नहीं किसी से। तो जो ये कह रहा है ना कि जो मिलता है, जो आपको, आप अहंकार में मत आ जाओ, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। खाने की दाने दाने की वैल्यू होनी चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा खाना बना दे रहे, वेस्ट कर रहे हो, जैसे शादी विवाह में होता बहुत लोग करते हैं। कि बाकी में सबको सोचना चाहिए, हम जितना प्रकृति से लें उतना रिटर्न कर दें, बर्बाद नहीं करें। ये कोई नहीं सोचता है। प्रकृति से हर कोई लेना चाहता है, नौकरी पाके पद से अपने लेना चाहता है, उसको देना नहीं चाहता है। रिटर्न हमेशा होना चाहिए। लोग कहेंगे कि रिटर्न गिफ्ट दे दो, पिताजी को दे दो, तो आप प्रकृति को दो रिटर्न गिफ्ट। जैसे मैं नौकरी में हूँ, हम सैलरी पा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ उसके हम हकदार हैं, लेकिन ये ऑफिस है ना, ये हमारा सरकार को रिटर्न गिफ्ट है। हम नहीं ले जाएंगे इसको। हमने यहीं बना के यार दोस्तों से चंदा करके मांग के बनाया है, ये अपने लिए नहीं बनाया है। आज हम बैठे हैं, लेकिन ये हमारा सरकार को रिटर्न गिफ्ट ही है जो हम दे रहे हैं। इसलिए राहुल की जो कविताएं हैं ना, इसमें एकदम सार है जीवन का, संघर्ष का, अहंकार का, सबका। बहुत बढ़िया राहुल, मेरी शुभकामनाएं। तुमको इतना अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। इसको नोट डाउन करने के बाद तुम प्रिंट कराते रहो, डिजिटल उस पर भी देते रहो। मुझे भी दे दो, मैं तुम्हारी ये लिख के पोस्ट भी कर दूंगा सभी अपने उस पर एक थंबनेल बना के। और बताओ आगे कुछ कह रहा हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप जो आपके गाइडेंस हैं, जो आपके मोटिवेशन है, उसको हम फॉलो करेंगे। और आप हमेशा ही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर काम करते हैं। आपकी जो भी सिखलाई है उसको अपने लाइफ में हम फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उसका बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट मिलेगा मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स। आपके पास जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं हम छोटे लोगों के काम में आता है। आपने बहुत कुछ सीखा हुआ और हम बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं। तो साथियों, अनुभव बहुत काम आता है। जैसे मैं बताऊं, हमारे पास जब एप्लीकेंट घुसता है तो वो
जैसे ही पन्नी में हाथ डालता है, एक पॉलीथीन लेके आता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। मैं उससे पूछता हूँ ज़मीन का विवाद है, हाँ साहब आप कैसे जाने, तो उसे कैसे पता, क्या बताऊँ कि मैं कैसे जाना, क्योंकि पुलिस में आएगा आदमी, मारपीट होगा तो एक एप्लीकेशन लिख लाएगा कि थाने पे नहीं सुनेगी साहब मेरी सुनो, और राजस्व में वो देते देते एप्लीकेशन पक जाता है, उसके बाद इतना ढेर हो जाता है एप्लीकेशन और कागज़ों का, तो बेचारा जो खोलता है तो वो भी अनुभव से ही बता रहा हूँ जो ये कह रहा है कि अनुभव आगे आपका बहुत काउंट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुभव का राहुल एक किस्सा सुनाऊँ तुम्हें। मेरी जब ज्वाइनिंग होने वाली थी तो वेरिफिकेशन होना था, तो वेरिफिकेशन के लिए हो गया मेरा वेरिफिकेशन, तो बाबूजी से इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि बेटे को भेज देना, मैं भी मिल लूँ उससे। तो मैं मिलने गया, तो सर के पास बैठा था इंस्पेक्टर साहब के पास, तब तक सामने से 4 आदमी चारपाई पे एक आदमी को लेके आ रहे हैं, जैसे किसी ने उसे इतना पीट दिया हो कि वो मरणासन हो गया हो या मरने वाला हो जो भी। तो मुझे लगा कि इंस्पेक्टर साहब बहुत बदतमीज, उन्होंने ऐसे दहाड़ा के रख सारे नीचे, बेचारे चारों रख दिए नीचे। उससे कहा और चल के आया इधर, वो लंगड़ाते लंगड़ाते टुकुर टुकुर चल के आ गया। तो मैं बहुत देर सोचा घर आके, यार वो जब जो चल सकता है तो चारपाई पे लेट के क्यों आया था। तो मैंने सर से पूछा ये क्या था सर, आइटम क्या था ये, कह जाओ तुम्हें अनुभव मिलेगा नौकरी में, ये दिखाने आया था कि बहुत ज़्यादा मार हो गई, यही सबसे बड़ा पीड़ित है, अभी तुम देखते जाओ थोड़ी देर में जो इसको इन लोगों ने पीटा होगा वो भी आ रहा होगा। तो 5 या 10 मिनट लगे होंगे। सोचो झूठ के पैर बहुत लंबे होते, झूठ पहले आया, सही वाला बाद में आया, पूरा सर फूटा, खून लगा, इसे कपड़ा लगाया, बोला हमसे क्या देख लो ये आ रहा है, असली पीछे ये था जो चारपाई में लेट के आया था, ये नकली था। धीरे धीरे अनुभव से आपको आता है, मिलता है, लेकिन आपकी हमेशा संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए, कभी अहंकार नहीं आए, कोई भी आए उसकी सुनना, कोई भी किसी से भी प्रभावित होके नहीं, निष्पक्ष एक बार अपने पे रख के, मेरा बहुत मानना है, मेरे सिपाही भी मैं कभी कभार मैं डांटता हूँ उनसे यही कह के, ये सोच के करना कि वो तुम्हारे परिवार का हो सकता है या तुम खुद ही सामने हो, लेके गए हो तो क्या करना चाहिए। अभी मेरे पास परसों एक प्रयागराज से वकील साहब और एक लड़की आई थी, बेचारी परेशान है, उसका भाई या शायद जीजा ही एकदम अपराधी है और कई बार जेल जा चुका है। वो चाहती है पुलिस दंड दे, तो पुलिस दंड दे कैसे उसके लिए, लेकिन आदमी उम्मीद से आता है, तो उन्हें आप उसी तरीके से समझाइए जो लीगल हो। उसी के लिए मैं राहुल से भी कहूँ कि लीगल एड के लिए अपना कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि लोगों को पता रहे, एटलीस्ट अपने कानून वो पता रहे, हक पता रहे, कानून पता रहे कि हमें क्या करना है। चलिए जुड़ने के लिए थैंक यू। धीरे धीरे घटते बढ़ते 87 लोग हो गए हैं। CFO को मैंने डाल दिया था, रेडियो का मैं जाऊंगा किसी दिन। तो ऑर्डर रिजर्व क्या होता है, कितने टाइम में सुनाया जाता है, 6 महीने भी हो सकता है राहुल, और कितना टाइम होता है अगर कोई ऑर्डर रिजर्व हो गया कोर्ट में? 6 महीने शायद उसकी होती है, उसकी टाइमिंग 6 महीने तक होती है। आप ये ना सोचना ऑर्डर रिजर्व क्यों किए जाते हैं, इसमें भी लोग भ्रम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हमने अभी एक केस है, उसकी समरी एक पेज पे बनाई है, ठीक, मेरे को मीटिंग में जाना है तो हमने एक पेज में समरी बना ली, इतने में हमारा काम चल गया। अब हज़ारों गवाहों को सुने, ठीक, उनके बयान लिखने वाला स्टेनो लगा रहता है, फिर उस पर जिरह होती है, पक्ष सवाल करता है, विपक्ष सवाल करता है, फिर वो लिखे जाते हैं, तो जिरह ही इतनी मोटी हो जाती है, वो उतनी मोटी टाइप होगी, पहले कितने दिन लगेंगे सोचो, टाइप होगी, फिर सबको पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद फिर उस पर डिसीजन आएगा, तो एक दिन में तो संभव ही नहीं है ना, उसमें इतना टाइम लग ही जाएगा। चलिए थैंक यू। और किसी का सवाल हो तो बताओ। और अभी ये नॉलेज ले ही रहा है और साथ में दे भी रहा है, तो नॉलेज हमेशा ये मान के चलो आप, लेने और देने दोनों से बढ़ती है, ठीक है। किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं होना चाहिए कि अभी तो ये स्टूडेंट है, इससे मैं क्यों नॉलेज लूँ ना। किसी से भी सीख सकते हैं आप, बच्चे से भी सीख सकते हैं, प्रकृति से भी सीख सकते हैं। जब आप चींटी से ट्रैफिक नियम सीख सकते हैं, उड़ती हुई चिड़ियों से हवाई ट्रैफिक सीख सकते हैं, तो हम इंसानों से क्यों नहीं सीख सकते हैं? सबसे सीख सकते हैं। सीखने की चाहत होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। चलिए सभी को जोड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।